सोचिए, हमारे चारों तरफ हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है ना? कभी-कभी ये बदलाव इतने छोटे होते हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स काम कर रही है, केमिकल रिएक्शंस। आज की इस बातचीत में हम मैटर की इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे बनाती है। चलिए कुछ बिल्कुल आम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे दूध का खट्टा हो जाना। हम सोचते हैं कि ये बस गर्मी के वजह से हुआ, राइट? लेकिन ये असल में एक केमिकल रिएक्शन है। बैक्टीरिया दूध की शुगर यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और बस दूध का टेस्ट और टेक्सचर सब कुछ बदल जाता है। या फिर लोहे पर जंग लगना, ये भी तो एक केमिकल चेंज ही है। लोहा जब हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं। तो देखिए, चाहे ये बदलाव धीमा हो या तेज, इनके पीछे की प्रोसेस एक ही है। और खाना पकाने के बारे में सोचिए। जब हम सब्जियों को पकाते हैं तो हीट एनर्जी उनके अंदर के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देती है। इससे नए कंपाउंड्स बनते हैं और इसी वजह से खाने का स्वाद, रंग सब कुछ बदल जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स असल में एटम्स के लेवल पर हो रही एक बड़ी रीअरेंजमेंट का ही नतीजा हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी को दूध के खट्टे होने से लेकर खाना पकने तक कौन सी इनविजिबल प्रोसेस आपस में जोड़ती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। हम मैटर की इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं कि इन रिएक्शंस की कहानी लिखी कैसे जाती है। इन बदलावों को ठीक से समझने के लिए साइंटिस्ट ने शब्दों से आगे जाकर सिंबल्स की एक पूरी लैंग्वेज बनाई। देखते हैं ये काम कैसे करती है। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन का मतलब है एटम्स का रीअरेंजमेंट। मतलब पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। इससे बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस तैयार होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में कोई भी एटम ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस उनकी जगह बदल जाती है। यहाँ पर यह चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक सिंपल से सेंटेंस को, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, एक छोटे से केमिकल इक्वेशन में बदल सकते हैं। इन सिंबल्स का इस्तेमाल इसे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बना देता है, जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट समझ सकता है। एरो के पहले रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद प्रोडक्ट्स। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द गोल्डन रूल। देखिए, ये केमिकल लैंग्वेज तभी सही मानी जाएगी जब ये यूनिवर्स के एक फंडामेंटल लॉ को फॉलो करे, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ बहुत सिंपल है। मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक अकाउंट बुक की तरह है, बिल्कुल सटीक। रिएक्शन के शुरू में जितने एटम्स थे, रिएक्शन के खत्म होने पर भी उतने ही होने चाहिए। अब यहां देखिए, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। टेबल में साफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड पर आयरन का सिर्फ एक एटम है, जबकि राइट साइड पर 3। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है। ऐसा लग रहा है जैसे आयरन के एटम्स कहीं से अचानक पैदा हो गए। जाहिर है हमें इसे फिक्स करना होगा। ठीक है, तो स्टेप 1, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है कि सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से शुरू करें, जो यहाँ Fe3O4 है। हम देख सकते हैं कि राइट साइड पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, पर लेफ्ट में सिर्फ 1। इसे ठीक करने के लिए हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब दोनों तरफ 4-4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। सिंपल। स्टेप 2, अब हाइड्रोजन की बारी। पिछले स्टेप में H2O के आगे 4 लगाने से लेफ्ट साइड पर अब 4 into 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं, जबकि राइट साइड पर सिर्फ 2 ही हैं। तो हम H2O के आगे भी 4 लगा देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। और आखिर में स्टेप 3, आयरन को बैलेंस करते हैं। राइट साइड पर Fe3O4 में 3 आयरन एटम्स हैं। लेफ्ट साइड पर सिर्फ 1 ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर Fe के आगे बस एक 3 लगा देंगे। एंड वी आर डन। और लीजिए, अब हमारी कहानी पूरी हो गई। इक्वेशन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती अब बराबर हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन अब इस केमिकल रिएक्शन की बिल्कुल सही और सच्ची पिक्चर दिखा रहा है। हाँ, और ये जो ब्रैकेट्स में S और G लिखा है, वो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बताते हैं। S मतलब सॉलिड और G मतलब गैस। सेक्शन 3, पैटर्न्स को पहचानना। देखिए, जैसे कहानियों की अलग अलग जॉनर होती हैं, कॉमेडी,
ट्रेजेडी, एक्शन, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। अगर हम इन 4 बेसिक टाइप्स को समझ लें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अलग-अलग सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे ऐसे सोचिए जैसे 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना जब पानी से मिलता है तो ये दोनों कंबाइन होकर स्लेक्ट लाइम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन का एकदम ऑपोजिट है। यहाँ एक सिंगल कंपाउंड टूटकर 2 या ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाता है, पर यह अपने आप नहीं होता। इसके लिए एनर्जी चाहिए, जैसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पानी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ा जाता है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक कंपटीशन की तरह समझिए, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह ले लेता है। जैसे जब हम आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डालते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। और आखिर में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 कंपाउंड्स के बीच आयन्स की अदला बदली होती है, वे अपने पार्टनर्स को स्वैप कर लेते हैं। ये रिएक्शन अक्सर तब देखने को मिलती है जब 2 सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है और एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। सेक्शन 4, हमारी जिंदगी में केमिस्ट्री की ये भाषा। अच्छा, ये सारी थियरी असल दुनिया में कैसे दिखती है? चलिए, इसे समझने के लिए हम डिग्रेडेशन की केमिस्ट्री को देखते हैं, मतलब उन रिएक्शंस को जो चीज़ों को खराब करती हैं। ऑक्सीडेशन के 2 सबसे कॉमन चेहरे हैं, करोजन और रैंसिडिटी। करोजन यानी धातुओं का जंग लगना और रैंसिडिटी यानी फैट्स और ऑयल्स का खराब हो जाना, जिससे उसमें से बदबू आने लगती है। ये दोनों चीज़ें भले ही बहुत अलग दिखें, पर इनके पीछे की वजह एक ही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो हम करोजन से लड़ते कैसे हैं? इसके लिए हम कुछ स्मार्ट केमिकल स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, जैसे पेंट करना, जो ऑक्सीजन और पानी के लिए एक बैरियर बना देता है, या फिर गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन पर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन की जगह खुद सैक्रिफाइस हो जाता है। और एक तरीका है अलॉइंग, यानी स्टेनलेस स्टील जैसी मेटल्स बनाना जो जंग लगने ही नहीं देती। ठीक इसी तरह हम रैंसिडिटी यानी खाने को खराब होने से भी रोकते हैं। हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन को ही सीन से हटा देते हैं। कभी सोचा है चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों होती है? वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस होती है। ये एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन को बाहर रखती है और चिप्स को फ्रेश और क्रिस्पी बनाए रखती है। तो आज हमने देखा कि कैसे रोजमर्रा के बदलावों को एक यूनिवर्सल केमिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक ऐसी लैंग्वेज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। हमने रिएक्शंस के पैटर्न्स को पहचाना और देखा कि कैसे ये प्रिंसिपल्स हमें जंग लगने और खाना खराब होने जैसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में मदद करते हैं। केमिस्ट्री की ये भाषा हमारे चारों ओर हो रहे बदलावों की कहानी बता रही है। अब सवाल यह है कि ये भाषा हमें आगे और क्या-क्या बताती हुई दिखेगी।